स्वागत है आपका मैकेनिकल एजुकेशन फोरम में। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स के बीच का जो ग्राफ होता है उसको ड्रॉ कैसे करते हैं, उस ग्राफ को अच्छे से समझेंगे। फ्रिक्शन पर मेरा ऑलरेडी बहुत सारा वीडियो है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के आप प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है ना। और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लिमिटिंग कंडीशन क्या होती है, इसको मैं आगे समझा दूंगा, ठीक है ना। लेकिन उस वीडियो में समझा नहीं पाया था, तो यहीं पे हम इसको समझ लेते हैं कि लिमिटिंग कंडीशन क्या होता है। अच्छे से यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। तो पहले देखिए, इस ग्राफ को समझने के लिए हमें समझना होगा कि बॉडी में मोशन किस तरह से होता है। बॉडी में जब आप फोर्स लगाते हैं तो इस फोर्स की वजह से फ्रिक्शन कैसे आता है और फ्रिक्शन कैसे चेंज होता है, तभी हम इस ग्राफ को समझ पाएंगे। क्योंकि जब बॉडी पर फोर्स लगाएंगे ना आप, तो उसमें जो चेंजेस होते हैं, अप्लाइड फोर्स के चेंज करने से फ्रिक्शन फोर्स किस तरह से चेंज होता है, उसी को इस ग्राफ पे दिखाया जाता है। इसके लिए हमें पहले इसको समझना होगा, उसी से हम ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। तो पहला जो कंडीशन है उसको समझिए कि मान लीजिए कि एक ब्लॉक है, उसे फर्श पर रखा हुआ है। इस ब्लॉक का वेट W है। W कोई सा भी वेट हो सकता है। मान लीजिए कि अभी इसका वेट W है। तो जब आप इस पर जब आप इस पे फोर्स नहीं लगाएंगे ना, अप्लाइड इस पे किसी भी तरह का फोर्स नहीं करेंगे, तो इसमें फ्रिक्शन फोर्स भी जीरो होगी, ठीक है ना। जब आप इसमें फोर्स लगाएंगे ही नहीं तो फोर्स फ्रिक्शन आएगी कैसे? फ्रिक्शन नहीं आएगी। यानी जब अप्लाइड फोर्स F है कैपिटल, फ्रिक्शन फोर्स है F स्मॉल, तो अप्लाइड फोर्स की वैल्यू अगर जीरो है तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू भी जीरो होगी, ठीक है। लेकिन हाँ, तो ये वाला जो कंडीशन है ना, अप्लाइड फोर्स जीरो, अप्लाइड फोर्स यह है फ्रिक्शन फोर्स, तो ये वाला पोजीशन है ये। लेकिन जैसे ही आप इस W वेट और 25 न्यूटन का फोर्स लगाकर इस डायरेक्शन में इसे खींचना चाहेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स आएगा और ये इस तरफ डायरेक्शन में लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लिखेगा। लेकिन जो 25 न्यूटन का फोर्स इस बॉडी पे लगा है ना, इस 25 न्यूटन के फोर्स की वजह से ये बॉडी मूव नहीं किया है। मैंने फोर्स लगाया इसको खींचने के लिए, लेकिन ये खींचा नहीं पाया ना, इसमें कुछ हुआ ही नहीं, ये ज्यों का त्यों पड़ा है। तो अप्लाइड फोर्स 25 न्यूटन हो जाएगी। तो अभी इसमें मोशन हुआ नहीं है, अभी स्टैटिक कंडीशन में ही है ये। तो आपका जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू भी होगी ना, वो भी 25 न्यूटन हो जाएगी। फिर मैंने क्या किया, इस अप्लाइड फोर्स की वैल्यू को इंक्रीज किया और इंक्रीज करके 20 ले गया, 25 है, 26, 27, 28, 29, 30 तक ले गया मैं। तब भी आपका फ्रिक्शन फोर्स उतना ही आएगा जितना आपने अप्लाइड फोर्स को लगाया था। मान लीजिए कि आपने 26 न्यूटन का अप्लाइड फोर्स लगाया, बॉडी मूव नहीं की है, तो उस कंडीशन में आपका अप्लाइड फोर्स की वैल्यू और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू दोनों सेम होने वाली है, ठीक है। लेकिन आपका बॉडी स्टैटिक कंडीशन में अभी मूव नहीं किया है। तो अगर आपकी जितनी अप्लाइड फोर्स की वैल्यू आ रही है उतनी फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आ रही है, तो आपका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। जितना आपका अप्लाइड फोर्स है उसी तरह आपका फ्रिक्शन फोर्स भी है उतना ही। तो आपका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा इस तरह से, ठीक है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपने 30 न्यूटन का फोर्स लगाया, तब भी ये आपकी बॉडी मूव नहीं की है। लेकिन जैसे ही आप 30 न्यूटन के हल्का सा फोर्स और इंक्रीज कर देते हैं तो आपकी बॉडी मूव कर जाती है। ये 30 न्यूटन है ना, मान लीजिए कि ये वाला पोजीशन है, ये वही वाला पोजीशन है, और 30 न्यूटन का आपने फोर्स लगाया, यहां तक आया वो, ये ग्राफ यहां तक है। अप्लाइड फोर्स की वैल्यू यहां पर 30 न्यूटन है और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू भी आपकी यहां पर 30 न्यूटन है। ठीक है, आराम से समझिएगा इस चीज को। 30 न्यूटन यहाँ पे है अप्लाइड फोर्स और ये आपका फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। अब देखिए अब क्या हो रहा है। जब मैंने इस चीज को ग्राफ करके देखा एक्सपेरिमेंट से, तो पता चला कि जैसे ही मैं 30 न्यूटन से हल्का सा फोर्स लगा दे रहा हूं ना, 30.001 भी फोर्स मैं अगर लगा रहा हूं ना, 0.001 भी फोर्स को मैं इंक्रीज कर दे रहा हूं 30 न्यूटन से, तो आपकी बॉडी मूव कर जा रही है। मान लीजिए कि मैंने 30.01 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। अब जैसे ही मैंने इस फोर्स को लगाया, ये बॉडी जो है आपकी मूव कर गई। फ्रिक्शन फोर्स अभी भी आया, लेकिन अब आपकी बॉडी मूव कर चुकी है। जैसे ही मैंने 30 न्यूटन से अधिक फोर्स लगाया,
ये बॉडी आपकी मूव कर चुकी है। अब आपकी बॉडी स्टैटिक कंडीशन में नहीं है। यहाँ तक उस 30 न्यूटन तक जब हमने लगाया था तो आपकी बॉडी स्टैटिक कंडीशन में थी, लेकिन जैसे ही 30 से हल्का सा ऊपर मैंने फोर्स लगाया, बॉडी मूव कर गई। तो ये जो 30 न्यूटन है ना, ये स्टैटिक मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है, ठीक है ना। 30 न्यूटन आपने अप्लाइड फोर्स लगाया, 30 न्यूटन आपका फ्रिक्शन फोर्स भी आएगा। तो ये 30 न्यूटन जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आई, ये मैक्सिमम वैल्यू होती है स्टैटिक फ्रिक्शन की, ठीक है ना। मैं आपको समझाने की इतनी कोशिश कर रहा हूं कि फ्रिक्शन फोर्स की वो वैल्यू जहां पर आपकी बॉडी स्टैटिक कंडीशन में है, लेकिन उससे जहां आपने हल्का सा फोर्स लगा दिया, बॉडी अगर आपकी मूव कर जा रही है, तो वो फ्रिक्शन फोर्स है ना आपका मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होगा। और ये मैक्सिमम लिमिटिंग फोर्स भी कहलाता है। और ये जो कंडीशन है ना, इसको लिमिटिंग कंडीशन बोलते हैं। यानी लिमिटिंग कंडीशन एक ऐसा कंडीशन है जहां से आप अगर हल्का सा फोर्स और अप्लाई करेंगे तो आपकी बॉडी मूव कर जाएगी। और इस कंडीशन पर आपकी बॉडी मूव करने की स्थिति में होती है, मूव नहीं कर रही होती है, अभी स्टैटिक ही होती है, लेकिन जैसे ही आप हल्का सा फोर्स लगाते हैं, बॉडी आपकी मूव कर जाती है, ठीक है ना। इस कंडीशन पर आपकी बॉडी जस्ट स्टार्ट होने वाली होती है मूव करने के लिए। तो ये कंडीशन आपकी लिमिटिंग कंडीशन होती है, ठीक है ना। तो ये वैल्यू होती है, ये आपकी लिमिटिंग कंडीशन होती है। लेकिन जैसे ही आप हल्का सा आपका अप्लाइड फोर्स की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, यानी अप्लाइड फोर्स की वैल्यू को जैसे ही आप इंक्रीज करेंगे, देखिए ये इंक्रीज हो रहा है, इस डायरेक्शन में इंक्रीज होगा, यहां से ऐसा इंक्रीज होगा, लेकिन आपके फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। जैसे ही आप हल्का सा इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, तो आपकी अप्लाइड फोर्स तो इंक्रीज हुई, लेकिन आपका फ्रिक्शन फोर्स डिक्रीज हो जाता है। और उसके बाद आप जितना भी अप्लाइड फोर्स को इंक्रीज कर दें, फ्रिक्शन फोर्स आपका कांस्टेंट रह जाता है, ये चेंज नहीं होता। चाहे आप कितना भी अप्लाइड फोर्स को इंक्रीज कर दें, आपका फ्रिक्शन फोर्स हमेशा कांस्टेंट आता है ना। आपका फ्रिक्शन फोर्स हमेशा कांस्टेंट आता है। तो ये कहने का इतना सा मतलब है कि ये जो आपका जो लाइन था वो स्टैटिक कंडीशन का था। यहां से यहां तक 0 to A आपका स्टैटिक कंडीशन था, और यहां से B to C आपका काइनेटिक फ्रिक्शन है। अब ये आपका स्टैटिक फ्रिक्शन था, O to A, B या C आपका काइनेटिक फ्रिक्शन है। और इसी से पता चलता है कि देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू ये है यहाँ पर, और काइनेटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू ये है यहाँ पर। तो आपको दिख नहीं रहा है कि, है ना, एक चीज दिख रहा होगा ना आपको कि ये अगर फ्रिक्शन फोर्स है स्टैटिक वाला, ये नीचे वाला है फ्रिक्शन फोर्स काइनेटिक वाला, तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू यहां से आप देख पा रहे होंगे कि ये ज्यादा है काइनेटिक फ्रिक्शन से, है ना, ये ज्यादा होती है। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा होती है, और यहाँ पर ये डिक्रीज कर जाता है। आप बोलेंगे यार डिक्रीज क्यों कर जाता है, तो मैंने आपको बताया था कि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है ना, वो इंटरलॉकिंग की वजह से होता है। कोई भी बॉडी की सरफेस आपकी परफेक्टली स्मूथ नहीं होती है, बॉडी की सरफेस आपकी इस तरह से होती है। इस तरह से आपकी किसी बॉडी की सरफेस होती है, और इसी में फंस जाते हैं ना। ये बॉडी है, ये ब्लॉक है, और ये सरफेस है, फर्श रखा है। ये दोनों का सरफेस कुछ इस तरह से होगा, और जब हम दोनों को एक साथ रखेंगे तो ये दोनों एक दूसरे में चिपक जाता है, इसी को इंटरलॉकिंग बोलते हैं। और जब आप फोर्स लगाते हैं ना, तो यही इंटरलॉकिंग टूट जाती है। जब ये टूट जाती है तो बॉडी आपकी मूव कर जाती है, और यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाता है। तो यही डिक्रीज हुआ है, ये इसी की वजह से यहाँ पर डिक्रीज हुआ है। और ये उसके बाद ये कांस्टेंट चला जाता है। कितने भी आप अप्लाइड फोर्स की वैल्यू को इंक्रीज कर दें, अब आपकी फ्रिक्शन फोर्स चेंज होने वाली नहीं है, और बॉडी या मोशन में है। यहाँ से इधर आपकी बॉडी मोशन में है, यानी यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, और यहाँ से यहाँ तक आपने कितना भी अप्लाइड फोर्स इंक्रीज किया, बॉडी आपकी मूव नहीं की, स्टैटिक ही रह गई, इसलिए यहाँ तक स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा आपका।
और हम जो लॉ पढ़ते हैं ना कि आपका जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन के, वो यहाँ से यहाँ तक ही वैलिड है, स्टैटिक कंडीशन में ही वो वैलिड है, काइनेटिक में वो वैलिड नहीं होता है, ठीक है ना, एप्लीकेबल नहीं है वो। और इसी को जब आप सॉल्व करते हैं तो क्या आता है जी, आता है आपका म्यू, वो जो है ना स्टैटिक वाला होता है, म्यू आपका स्टैटिक में होता है, कोफिशिएंट ऑफ फोर्स इन स्टैटिक कंडीशन, और ये होता है नॉर्मल रिएक्शन आपका। तो ये मैक्सिमम वैल्यू है, और ये फ्रिक्शनल फोर्स की मैक्सिमम जो वैल्यू होती है वो लिमिटिंग कंडीशन के लिए डिफाइन होती है, ये आपका लिमिटिंग कंडीशन के लिए ही डिफाइन होती है, लिमिटिंग कंडीशन के लिए ही आपकी ये डिफाइन होती है, ठीक है ना। उसके बाद जब काइनेटिक में चले जाते हैं तो फॉर्मूला में ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होता है, एफ होता है आपका फ्रिक्शन फोर्स और म्यू जो होता है आपका काइनेटिक होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इन काइनेटिक कंडीशन, काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी इसको बोलते हैं। तो ये आपका काइनेटिक में वैलिड है, और ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप करते हैं वो स्टैटिक में वैलिड होता है, और ये मैक्सिमम होता है लिमिटिंग कंडीशन पर, और ये इक्वेशन जो है ना ये वाला, ये लिमिटिंग कंडीशन के लिए ही डिफाइन होता है, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई होगी, अगर समझ आ गई है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, है ना। अगर नहीं समझ आई तो फिर से शुरू से देखिए, ठीक है ना। आप बड़ी आसान चीज़ है ये, आपको आसानी से समझ आ जाएगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।